मुझे याद है मैंने कुछ ना कुछ तो करा ही रखा है। डैशबोर्ड करा दियो। पता नहीं वो जिसमें वो चेंज करने वाला होता है वही वाला ना करवाया। पहुंचे भी नहीं जो भी से कंफ्यूज हो रहा है। वही है ना उसमें आएगा सिर्फ। सब कुछ, तब समझ आ जाएगा। पहले वो कराओगे। बैचेस जैसी बनेंगे पावर भी टैबलेट की ले लेना। हाँ ये किया तो है, ये वाला डैशबोर्ड कर लो। अभी पता चल जाएगा थोड़े देर तो यहाँ से डैशबोर्ड पे जाओगे, सामने समझ लो। रिपोर्ट्स देखने के लिए यहाँ से डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ पे आपको वो पूरी रिपोर्ट निकाल के देगा कि आपकी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि जैसे एक विंडो से दूसरी विंडो यानी कि एक टाइल से दूसरी टाइल पे जाने के लिए क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ एरो कीज को प्रेस करोगे राइट साइड और लेफ्ट साइड की। ठीक है, अगर कोई भी डैशबोर्ड हटाना है ऑल्ट डी करके उसे रिमूव कर सकते हो। उसे फिर से लेके आना है ऑल्ट ए ऐड कर दो, उसे सेलेक्ट कर दो, वो फिर से आ जाएगा। अब इसकी पोजीशन चेंज करनी है या इसमें कुछ ग्राफ डिज़ाइन चेंज करना है तो आप ऑल्ट सी कर सकते हो। मंथली देखना है आपको, ईयरली देखना है, डेली का देखना है, आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ग्राफ देखना है, डेटा और ग्राफ दोनों देखने हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। ग्राफ किस तरीके का देखना और इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर ऑल्ट वी करके इसे एक्सपैंड कर सकते हो। That's all. ये वाली जो एडजस्टमेंट है वॉशिंग मशीन वाली, ठीक है, ये डैशबोर्ड में तो मेनली यही 4 शॉर्टकट कीज ही है। ठीक है, इंट्यूटिव डैशबोर्ड जो है वो बिजनेस की 350 रिपोर्ट्स का जो है समराइजेशन है, जो आपको इजीली टेली में कैश के इनफ्लो की, आउटफ्लो की, परचेज ट्रेंड की, सेल ट्रेंड के बारे में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पूरा डेटा बताता है। इसके अलावा जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें रिलीज़ 4 में आया था। रिपोर्ट्स पे जाके आपको सिर्फ डैशबोर्ड खोलना है और यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए प्रेस करना है ऑल्ट ए, जैसे भी हमने परचेज ट्रेंड को ऐड करा था। अगर आपको टाइल को रिमूव करना है तो प्रेस करना है ऑल्ट डी, जैसे हमने डिलीट करा था। अगर उसका व्यू चेंज करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल एच प्रेस कर दो, वर्टिकल व्यू, तो आप यहाँ से सिर्फ वर्टिकल व्यू पे आ जाओगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर परचेज और सेल डैशबोर्ड्स हैं, कंट्रोल एच करो, परचेज डैशबोर्ड पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप परचेज से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल आ जाएगी, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। और यहाँ पे सेल का करोगे तो यहाँ पे सेल से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, बस डैशबोर्ड में यही है। बाकी इसका व्यू करने के लिए ऑल्ट भी है, ओपन कर सकते हो और F3 से कंपनी को स्विच कर सकते हो। अब इसके अलावा मैंने इंपोर्ट सिखाया था शायद, एक्सेल से आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, है ना, ये करवा रखा है, याद है ना। यहाँ से आपको इंपोर्ट पे जाना है, मैनेज पे जाना है और सैम्पल फाइल को डाउनलोड करना है। सैम्पल आपने मास्टर का ले लिया, लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंगली ले लो। मैंने अपने फोल्डर में ले लिया, सेव करा, एक्सपोर्ट कर दिया। अभी यहाँ से ओपन होगा, ये वाला याद है ना, कर रखा है ना। यहाँ पे आपको लेजर पे जाना है, आपको जिसकी भी लेजर्स बनानी है आप यहाँ पे जाके बना दो। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ग्रुप नेम डाल रहे हो वो टेली में एग्जिस्ट करता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला मान लो कोटक बैंक, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स। ठीक है, और अगर इसके लेजर में डाउट आ रहा है तो आप यहाँ से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाओ, सॉरी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाओ, लेजर्स पे जाओ और यहाँ पे जाके आप देख लो कि कौन सा लेजर किस तरीके से लिखा हो। बैंक अकाउंट्स, अकाउंट्स प्रॉपर स्पेलिंग है। और इसके बाद इसे सेव कर लो, मैं फ़िलहाल के लिए 2 ही ले रही हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद इंपोर्ट पे आओ, मास्टर पे आओ, XML की जगह एक्सेल अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करो। सिर्फ लेजर कर रहे हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के बेसिस पे और यहाँ से लेजर को
ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पे ये समरी आ गई, इसे इंपोर्ट करो और डन। अब यहाँ पे F5 करो और यहाँ पे देखोगे तो ईशा का लेजर और कोटक बैंक का लेजर दोनों बनना है, ठीक है। ये हमने पहले करा था, याद है पूरा सबसे पहले। बाकी एक बार ओवरव्यू मैंने दे दिया। यहाँ से 2 जनों की हार है और 2 जने बिल्कुल साइलेंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी सुनूँ। वो करा था, पाजी ने भी करा, करा है, याद है ना। लिख रखा भी है आपने शायद। ठीक है, बाकी ये इंपोर्ट का पूरा सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पे समझाया। टेली व्हाट्सएप पॉसिबल नहीं है, बट मैं समझा देती हूँ कैसे होता है। बाकी आप यहाँ से जब Alt+M पे जाते हो तो यहाँ पे आपको मैनेज के अंदर व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलता है। आपका अगर बिजनेस अकाउंट है, मतलब बेसिकली इसमें बिजनेस अकाउंट के आप अटैच कर पाओगे, नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं होगा। तो बिजनेस अकाउंट आपको बनाना है और यहाँ पे आके व्हाट्सएप नंबर से साइन इन, यहाँ से साइन इन एंड सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का नंबर डालो, अपनी बिजनेस का नेम डालो और उसे एक्सेप्ट कर दो। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज़ और चाहिए होती है, इंटर कार्ड। यहाँ पे रिचार्ज वॉलेट का ऑप्शन आता है, या आपका इंटर कार्ड का ऑप्शन है जिसके अंदर जाके आप अपने व्हाट्सएप प्लान को यूज़ कर सकते हो। इसकी 750 की पेमेंट होती है व्हाट्सएप प्लान को यूज़ करने। इससे ये होगा कि जो रिपोर्ट हम प्रिंट करते हैं या फिर जिनकी हम PDF निकालते हैं और फिर वो किसी और को भेजते हैं, तो हम डायरेक्ट उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू भेज पाएंगे। बेटा एक चीज़ होती है एसएस ना, डाउनलोडिंग के टाइम पे फिर प्रूफ के टाइम पे काम नहीं आता, उसमें एक्चुअल PDFs चाहिए होते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग के टाइम पे एक्चुअल PDFs चाहिए होते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती है अपनी कंपनी की जो हमें भेजनी होती है, तो डायरेक्ट आपसे भेजनी चाहिए, ठीक है। 22,000 ले रहे तो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये पूरा सेटअप का इन्होंने समझा रखा है कि यहाँ पे इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपने बिजनेस की सारी डिटेल डालनी होती है, आपका टेली का सीरीज़ कौन सा है, रिलीज़ कौन सा है, आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन है पार्टनर की, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। वो डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटर कार्ड का मैसेज आएगा। आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को API से कर सकते हो कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप टेली से सीधा क्या कर सकते हो, बिजनेस व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ आ जाएगी इसमें, बस यही चीज़ है इसमें। अब आ जाओ रिलीज 4.1 छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। अब आते हैं कनेक्टेड GST एक्सपीरियंस पे। रिलीज 5 के अंदर इन्होंने क्या करा है, GST एक्सपीरियंसेस को इन्हांस कर दिया है। GST एक्सपीरियंस इन्हांस करने का ये मतलब है कि अब आपका जो टेली है उससे आपके GST पोर्टल से कनेक्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो रहा है। आपको यहाँ पे करना क्या है, पहले क्या करना पड़ता था, आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता था। जब भी आप कोई ई-वे-बिल ट्रांसफ़र करते थे, आप कोई ई-इनवॉइस ट्रांसफ़र करते थे GST की वेबसाइट्स पे, तो आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, F11 करना है, यहाँ जाना है, येस करना है। आपको अपनी GST का यूज़र नेम और ID, जो भी आपका मोड ऑफ फिलिंग है, वो आपको यहाँ पर डालना है। लेट्स से मान लो मेरा यूज़र नेम मेरी मेल ID है, ठीक है। और यहाँ पर अब 2 चीज़ें आती है, DSC और EVC। DSC होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसके बारे में मोस्टली सबने सुना है। आपको एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ कर सकते हो, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली वैलिड एक प्रूफ होता है आपकी ऑथेंटिसिटी का, आपके बिजनेस का, ठीक है। और EVC होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इसमें आपको एक कोड मिलता है, OTP मिलता है, जिसकी हेल्प से आप सारी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हो। आपका EVC का कोड मेरे ख्याल से कुछ 15 to 30 मिनट्स के लिए वैलिड होता है और उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है। बाकी जो आपका यहाँ पे GST कनेक्टेड रहता है वो शायद 180 डेज़ के लिए कनेक्टेड रहता है या 6 मंथ्स के लिए रहता है, 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए रहता है। और उसके बाद आपको एक बार दोबारा उसको कनेक्ट करना पड़ता है। दीपक सर ना तो यहाँ पे कैंसिल की जगह दीपक सर अब उन्हें सर नहीं आना, वो तो ठीक है, बस कैंसिल हटा दो, फिर वो कैंसिल भी आ रहा है, दीपक सर भी आ रहे हैं। पेन ये लो ना, कैंसिल हटा नीचे दीपक सर।
कोलाज बना लो और उसी बस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर है। बाकी ये देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। देखो जीएसटी पोर्टल पे जब जाते हो तो यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल के अंदर ऑप्शन मिलता है। अरे पूरा वही बंद हो गया। फिल करो हो जाती है, वो तो क्रिएट की जाएगा, भर दिया था। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे जब आप जाओगे ना सर्विसेज पे, तो ये API एक्सेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको API एक्सेस पे जाना है। अपनी प्रोफाइल से आपको एक API कोड मिलेगा, उस API कोड को आपको अपने टेली पे लेके आना है और उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो 6 आवर्स के लिए आपका कुछ है वो API रिक्वेस्ट वो होता है 180 डेज, यानी हमारा 30 डेज और 6 आवर्स। आप इतने टाइम के लिए उस API एक्सेस को यूज़ कर सकते हो और उसके बाद फिर आप उसे दोबारा रिन्यू कर सकते हो। अगर आपने एक बार लॉगिन कर दिया टेली से, मतलब कनेक्ट कर दिया GST और टेली को API को यूज़ करके, तो वो 6 आवर्स के लिए एक्टिव रहेगा और 30 डेज़ के लिए एक्टिव रहेगा। वो डिपेंडेबल है, जो भी आप ड्यूरेशन यहाँ पे चूज़ करोगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका टेली प्रॉपर कंटिन्यूएशन में ऑन रहना चाहिए। आपका टेली अगर बीच में बंद हो गया तो कनेक्शन वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और आपको दोबारा उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चाहे ये मान लो कि तुमने 4 घंटे टेली को ओपन रखा फिर बंद कर दिया टेली, तो फिर आपको दोबारा उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये 6 आवर और 30 डेज वाला टाइम एक्सपायर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप, इसका बेनिफिट ये है कि हमें बार बार अलग अलग पोर्टल पे नहीं जाना पड़ता। हमारा डायरेक्ट काम पूरा का पूरा एक ही बार में टेली से हो जाता है। अब मान लो मैं फाइलिंग करने बैठी हूँ R1 की, तो मुझे बार बार टेली पे फिर पोर्टल पे, टेली पे फिर पोर्टल पे ऐसे जाना पड़ रहा था। हमने जब ऑफलाइन पे किया हमें ये दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने एक बार टेली पे डाला, हमारा API कनेक्टेड है, हमने उसे ऑनलाइन सेंड कर दिया तो वो डायरेक्ट टेली पे चला जाएगा। बार बार जो लॉगिन करना पड़ता था ID पासवर्ड डाल के, वो प्रोसेस एलिमिनेट हो जाएगा अगर हम API एक्सेस के से चलेगा। तो होता किस तरीके से काम वो तुम्हें पता होना चाहिए, समझे? ये क्लियर हो गया? बाकी इसमें इन्होंने वही प्रोसेस समझाया है, ये तो याद है ना। हमने इस तरीके से पूरी फाइलिंग रिपोर्ट खोली थी Alt W करके, जब हमने लेजर बनाया था पार्टी का, तो इन्होंने वही सारी रिपोर्ट्स समझा रखी है। ठीक है, हो गया उसमें डेट नहीं हुआ। बाकी ये सारा वही है जिसमें उन्होंने पार्टी वगैरह बना के परचेज सेल कर रखी है। ये देखो अपलोड के टाइम पे ये, जैसे मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने इसमें ना काफ़ी सारी एंट्रीज डाल रखी है क्योंकि मैंने उन्हें करवाई थी। देखो सारी एंट्री दिख रही है। अब मान ली सारी एंट्री मुझे एक ही साथ एक ही बार में GST पोर्टल पे भेजनी है, तो हमें करना क्या है, हमें Alt Z करना है, हमें यहाँ से GST ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से करना है फाइल GST R1, इस पे एंटर करो। अभी देखो सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली आ गई। अब बस आपको यहाँ से सेंड करना है, कंटिन्यू फाइलिंग। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यूजर नेम अगर कनेक्ट होगा तो ये चीज़ मांगेगा ही नहीं, ये सीधा वहाँ पे डाल देगा। तो ये बेनिफिट है कनेक्ट करने का API से, समझे? और वो जो दूसरा वाला था DSC, बेटा DSC EVC वो प्रोसेस है। जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो वो हमसे बोलता है, या तो फाइलिंग के लिए प्रूफ के लिए कि ये आपने फाइलिंग करी है, आपकी कंपनी के थ्रू फाइलिंग हुई है, इस प्रूफ के लिए आप या तो डिजिटल सिग्नेचर डालते हो, तो EVC के थ्रू आप हमें प्रूफ दो। DSC में हमारे पास हमारा खुद का सिग्नेचर होता है जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, हम वो लगाएंगे। उसके बाद हमारा फाइलिंग कंप्लीट होगा। कहाँ से मिलता है? बेटा वो बनवाना पड़ता है। ई-मधुरा की सर्विसेज है, काफ़ी सारी सर्विसेज है जो उस DSC को बनवा के देती है। ठीक है, वो 1 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी बनता है और टाइम टू टाइम उसे रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर ये प्रोसेस एलिमिनेट हो जाता और सीधा आपकी फाइल हो जाती अगर आपने API से कनेक्ट किया होता तो। क्लियर है? समझ आया? बेसिकली इन्होंने अब जो रिलीज 6 लेकर आए थे, इन्होंने सॉरी रिलीज 5 लेकर आए थे, रिलीज 5 में इन्होंने GST के फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया। सेम आप यहाँ पे अपनी जो वो है
आपकी 3B है, आप उसे भी अपलोड कर सकते हो। Alt Z अपलोड GST रिटर्न और आपकी 3B अपलोड हो जाएगी। बाकी डाउनलोड कैसे होगा GST R1 वो भी इन्होंने बता रखा है। आप Alt Z पे जब जाओगे, GST ऑप्शन पे जाओगे तो आपने सारी चीज़ें आप अपनी GSTR 2B को चेक कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो। इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी रिटर्न को, वो 2B डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। बट सेम वही चीज़ आपको अपने पोर्टल से उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, इसके लिए एक्चुअल GST रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। ठीक है, अब ये क्लियर है। बाकी इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन का ऑप्शन डाल दिया। नोटिफिकेशन जैसे मान लो कई बार होता है कि हमारी फाइलिंग ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग एक टाइम पे मल्टीपल इनवॉइसेस चढ़ाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। बट हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि हम लोग उसे सेंड करके फिर उस स्क्रीन को देखते रहें, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे सेंड करके हम लोग अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही उसमें अपलोडिंग हो जाती है फाइल की या फिर उसमें कुछ एरर्स आती हैं तो वो सारी चीज़ें वो नोटिफिकेशन पे दिखाते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन की शॉर्टकट की शायद Alt Control N, Alt Control N। अभी देखो यहाँ पे हमने बैकअप लिया था तो उसका क्या हो गया, नोटिफिकेशन अपने आप बंद कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी आपकी एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आएगी। आपने किस टाइम पे GST R1 को अपलोड करा था, उसमें कुछ एरर आई, उसका स्टेटस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, एक्टिविटीज़ क्या थी, वो सब हमें यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, Alt Control N। इसके बाद इन्होंने दिया हमें स्ट्रिप फीचर। आप यहाँ से जाओ F1 पे, ठीक है, मेरे ख्याल से किस पे है, हाँ ये रहा। देखो F1 पे जाना है, F1 से सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग से डिस्प्ले पे जाना है। F1 सेटिंग डिस्प्ले, इससे जाके हमें यहाँ पे स्ट्रिप व्यू यस करना है। पहले एक चीज़ देखो, अभी देखो काफ़ी नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है ना। अब मैंने प्रेस करा F1 सेटिंग्स डिस्प्ले, ये रिपोर्ट को मैंने यस एंटर करके करना, ठीक है। इसे यस कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। अब खोलो एक बार वाउचर अप्रैल से मार्च, तो ये हमारा स्ट्रिप व्यू है। यानी कि एक हाईलाइटेड, एक नॉर्मल, एक हाईलाइटेड, एक नॉर्मल, इस तरीके, ठीक है। किसी भी रिपोर्ट को खोल लो, किसी भी वाउचर को खोल लो, अब उन सब पे आपको वो स्ट्रिप व्यू दिख रहा है। ये देखो सब पे स्ट्रिप व्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिप व्यू है। बाकी TDS परचेजेस पे कैसे लगते हैं हम कर चुके हैं ऑलरेडी, याद है ना। स्टॉक आइटम के साथ टैक्स हमने काटा था, 50 लाख से ऊपर पे लगता है 194Q का सेक्शन होता है, ये पूरा वही है। ये क्या है, हमारा डेटर होगा। Alt Control N, ठीक है, ये करने के बाद जो इसकी करेंसी हमें बताई है, N। एंटर किया। अच्छा, ये बैंकिंग सर्विसेज वाला है, ठीक है, मैं समझा देती हूँ। ये भी एडेंडम्स में सारी चीज़ें सर समझाने वाली है, क्योंकि उसके लिए हमें प्रॉपर काफ़ी सारी एक्चुअल चीज़ें चाहिए करने के लिए। ओ है ये बेटा सीधी सी बात है, अगर मैं किसी भी GST नंबर पे जाके ट्रांजेक्शन चढ़ाऊंगी तो मुझे गवर्नमेंट को उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ देना ही पड़ेगा। अब मैं कोई भी एक्चुअल GST नंबर ही उठा लेती हूँ, उसका पोर्टल खोल देती हूँ, तो ऑब्वियसली उसके वहाँ पे वो लाख की ट्रांजेक्शन दिखेगी, है ना। अब वो लाख की ट्रांजेक्शन को उस बंदे को प्रूफ देना पड़ेगा कि वो लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई कहाँ से, उसके बाद इतना पैसा आया कहाँ से देने के लिए, वो अमाउंट क्या खरीदा, उसका सामान क्या खरीदा, वो सब। तो उस चीज़ पे तुम किसी के भी पोर्टल से लिस्ट नहीं चोरी ले का माल तो नहीं बेचने मेरे पे ऐसा माल है, अभी आया ही नहीं मैं बैठा ही नहीं हूँ तो आएगा कहाँ से। इन चप्पलों का धंधा करते हैं, तो 1 लाख रुपए तुमने कमा लिया। उसमें ऐसा नहीं होगा। थ्योरी में ना नींद आने लग जाती है। इसमें पोर्शन ही यही है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। मेरी तरफ से आज मैं अटेंडेंस भी पूरे खत्म करा दूँगी। हम कर और बोलो
इसके बाद अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि हमारे पास 18 मार्च तक का टाइम है, करना है ना तो मैं रिवाइज भी करा दूंगी, लेकिन कम से कम टाइम पे तो होना 11 बजे 11:15 पे मैं क्या पढ़ाऊँ? मैम टाइमिंग थोड़ा चेंज कर लो ना। हाँ मैम 12 बजे बीस रिलीज 6 में उन्होंने आपको दिया कनेक्टेड बैंकिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करना सबको पता है, जो हम लोग QR कोड बनाते हैं बैंक में, पता है ना, वो पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। बाकी हम लोग जो रिकन्सिलेशन करते हैं उसे और ज़्यादा आसान कर दिया। आपको यहाँ से जाना है ऑल्ट Z पे, आपको जाना है बैंकिंग ऑप्शन, ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको अपने बैंक का, हर बैंक का अपना कस्टमर ID और उसका पासवर्ड होता है ना, जिसे हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। उसमें आप ID पासवर्ड बनाते हो, तो उसी ID पासवर्ड को यूज़ करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी स्टेटमेंट को ला सकते हो। यानी टेली में डायरेक्ट आपकी स्टेटमेंट इनपुट हो जाएगी, आप बैलेंस जान सकते हो और अपने बैंकिंग कनेक्शंस को देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पहले टेली को क्लाउड पे चलाना पड़ेगा, और क्लाउड पे चलाने के लिए teli.net ID को यूज़ करना पड़ेगा, वो क्या है जिससे सर्वर चल रहा है। जब हम लोग लाइसेंस खरीदते हैं तो teli.net ID हमें मिलती है, उसका पासवर्ड मिलता है। वो .net ID और पासवर्ड डाल के हम जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमारी बैंकिंग की सर्विसेज खुल जाएंगी, और उस बैंकिंग की सर्विसेज के अंदर जाके हमारा जो भी कस्टमर ID और कस्टमर पासवर्ड है वो डाल सकते हैं। ये लाइसेंस खरीदना पड़ेगा हाँ, लाइसेंस बेटे टेली अगर काम करे तो लाइसेंस तो खरीदोगे, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड में तो 1, 2 और 31 में डालते हैं, और इस डेट पे तो जरूरी की एंट्री होती है उसमें, है ना। वो तो कंपनी दे देगी तो और कौन देगा? ये देखो ना, यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, तो ये सीरियल नंबर इसका एक ID हो, तो वही चीज़ है। यहाँ पे ID, यहाँ पे पासवर्ड, क्लियर है। बाकी इसमें उन्होंने यही समझाया वन टाइम सेटअप कैसे होता है, ऑटो रिकन्सिलेशन कैसे होता है, आप कैसे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इन्होंने यही चीज़ यहाँ पे समझाई है। इसके बाद आते हैं रिलीज 2.0 पे। थोड़ा सा वॉल्यूम लो करोगे, बातें कम करोगे बेटा। अब यहाँ पर आ जाओ रिलीज 2.0। रिलीज 2.0 मैंने वैसे पहले बताया था कि GST के रेट पे, स्लैब रेट पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। पहले हमारे पास 5, 12, 18 और 28 का स्लैब रेट था, जिसे अब गवर्नमेंट ने चेंज करके 5, 18 और 40 पे शिफ्ट कर दिया है। जितने भी हमारे 12% वाले आइटम्स थे, उसमें से कुछ आइटम को 18 पे डाल दिया और कुछ आइटम को 5% पे लाके शिफ्ट कर दिया है। और 28% वाले जो टैक्सेस थे, जिस पे सबसे हाईएस्ट टैक्स लगता था, अब उसे 40% पे शिफ्ट कर दिया। यानी कि जितने भी आपके लग्जरियस कार्स हैं, बिला है, या फिर आपके टोबैको, लिक्विड वगैरह, इस पर 40% का टैक्स लगता है। अगर आपकी मोटर बाइक 350 cc से नीचे की है तो उस पर आपका 5% का टैक्स लगेगा, उससे ज़्यादा की है तो 18% का टैक्स लगेगा। AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब पे पहले 12 का टैक्स लगता था, अब इन पे 5 का कर दिया है। तो सारे टैक्स रेट्स को इन्होंने अब रिफाइन करा है। पहले हमारे पास 5 स्लैब रेट्स थे, अब उन्होंने उन्हें 3 पे शिफ्ट कर दिया, 5, 18 और 40। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टैक्स स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई करने के लिए, सिटीजन्स को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, कंजप्शन की डिमांड को बढ़ाने के लिए, क्लैरिटी और डिस्प्यूट को रिड्यूस करने के लिए, इसके अलावा आपका जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज है उन्हें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस टैक्स रेट को फॉलो करा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस पे क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। जितने भी हमारे हेल्थ केयर आइटम्स थे, जिस पे हमारा 12% का टैक्स लगता था, अब उसे 5% पे ला दिया, ठीक है। और मोर देन हमारे 33 आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने बिल्कुल नील टैक्स पे ला के रख दिया, ठीक है, 0% टैक्स। तो ये कुछ कैटेगरीज है, जैसे अब हेल्थ इंश्योरेंस पर मोस्टली अब 0% टैक्स लगता है और मिनिमम टू मिनिमम 5% का लगता है, ठीक है। एसेंशियल आइटम टूथपेस्ट वगैरह पे पहले 12 और 18 का लगता था, अब 5 का लगता है।
फर्टिलाइजर्स पे 12 का लगता था, 5 का कर दिया। टेक्सटाइल यानी क्लोथिंग पे पहले 12 का था, अब 5 का कर दिया। तो ये सारे टैक्स रेट थे जो गवर्नमेंट ने चेंज करे हैं, ठीक है। बाकी जीएसटी में स्लैब रेट कैसे बदलने, याद है मैंने बताया था कुछ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ आइटम ले रखा, आइटम बी, ठीक है। अब आइटम बी पे मैं कितना टैक्स लगा रही हूँ मुझे ये जानना है। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज करा। मान लो मैं आइटम बी पे 12% का टैक्स लगा रही हूँ, लेकिन अब उस पर 5% का टैक्स हो गया, टैक्स चेंज हो गया है। तो उस पर्टिकुलर डेट के बाद टैक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, मुझे वो चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे ऑल्ट जी पे, ये शायद मैंने करवा रखा हो, जीएसटी रेट सेटअप, याद है ये करवा रखा है ना। जीएसटी रेट सेटअप पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे। आइटम बी पे 18 का है, ये आइटम ए 12 का है। अब इसे 12 से मान लो 5 पे कर दिया। आपको आइटम पे एंटर करना है, मतलब आइटम पे जाके ऑल टेस्ट करना है। अब यहाँ पर आपको टैक्स रेट को चेंज करना है। कौन सी डेट से चेंज हुआ, मान लो 1 सितंबर से चेंज हुआ, ठीक है। और इसे सेव करना। अब देखो 1 सितंबर से इस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5%। वाउचर पे जाओ, सेल कर लो या परचेज कर लो, डेटर्स है, ठीक है। कितना परसेंट टैक्स लग रहा है हमारा, 5 पहले 12 लगा था, पहले 12 लगेगा। ऑल्ट ए करो, ऑल्ट F5 करो, अभी 12 लग रहा है। हाँ। क्यों, क्योंकि 15 अप्रैल 15 पे करो, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ 12 सितंबर को, 12/9 को, 5 होगा। तो अब हमारा टैक्स रेट कितना लग गया, 5% का। फिर से ऑल्ट F5 करो, 5% का लगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, उस पर्टिकुलर डेट से पहले कोई भी वाउचर बनाओगे तो 12, उसके बाद बनाओगे तो 5। ये वैसे मैंने करा रखा था, बट मैंने एक बार दोबारा ली। ऑल्ट जी, जीएसटी रेट सेटअप, इसी के साथ मेरी तरफ से लेवल 3 के सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी एक बार आप लोग देख लेना।